स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद भावना स्वामी पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भावना स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोगों ने कल साइकोलॉजी की क्लास पढ़ी थी, क्लास 1 थी वो, और उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से कवर किए थे। ठीक है, और अभी आज अपन क्लास 2 कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन लोग आज पढ़ेंगे 100 तक के क्वेश्चन। ठीक है, 50 कल पढ़े थे और 50 आज कवर कर लेंगे तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, क्लास को स्किप नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसे नहीं है कि आप लोग बोर हो जाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने। और तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं अपना रूल क्या है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हो और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट से शेयर कर दीजिए सब लोग। हाँ जी, ठीक है, और एक बार बता दीजिए कमेंट करके क्या मेरी आवाज़ सही से आ रही है। थोड़ा गला खराब हुआ है, हो सकता है आपको आवाज़ में क्लियरिटी ना आए, उसके लिए पहले ही मैं एडवांस में माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग मत बोलना कि आवाज़ ऐसी वैसी जो भी हो आ गई आपकी। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हो सकता है आवाज़ में कुछ गड़बड़ी हो, वो इस क्लियर ना आ पाए, तो माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए अभी जिनको आना होगा वो बाद में आ जाएंगे, और क्लास को बाद में जो आएंगे स्टूडेंट, क्लास को पहले से देख लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इस क्लास का, साइकोलॉजी की क्लास का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन थे, जिन्होंने क्लास लगाई है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर जाके और वो पार्ट 1 देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किस साइकोलॉजिस्ट का कथन है? ऑप्शन ए गेट्स, ऑप्शन बी क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी फ्राइड, ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर। फटाफट से कमेंट कीजिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो फटाफट से दीजिए। देख रही हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। हाँ जी, तो सब लोगों को पता है ये जो कथन है ये है क्रो एंड क्रो का, और जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाना चाहिए। क्रो एंड क्रो ने ये बोला था कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। फिर देखिए 52 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, ये किस साइकोलॉजिस्ट का कथन है? फटाफट से आंसर कीजिए। स्किनर का है, थॉमसन का है, रायबर्न का है, या हल का है? क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं 50 क्वेश्चन है और क्लास ज़्यादा लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्लास को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, बिकॉज आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो क्लास को थोड़ा फास्ट रखेंगे। तो फटाफट से आंसर कीजिए। ठीक है, फटाफट से जवाब दीजिए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी या डी? स्थानांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? फटाफट दीजिए आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सी। जो लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़े। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा कार्यों को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? प्रेरणा कार्यों को स्टार्ट करने, कंटिन्यू रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है, ये किस साइकोलॉजिस्ट का कथन है? ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी हल। हाँ जी, जल्दी आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम करेंगे ऑप्शन ए को लॉक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरणा का वास्तविक में अर्थ क्या है? बाह्य प्रेरणा का वास्तव में अर्थ क्या है? सकारात्मक प्रेरणा को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? करेक्ट आंसर फटाफट से दीजिए। देख रही हूँ कौन कौन लोग आंसर कर रहे हैं। नहीं आता तो क्या दिक्कत है, सभी लोग आंसर तो दे सकते हो ना।
खुद के ओपिनियन से, एक्सपीरियंस से आंसर देने की कोशिश कीजिए सब लोग। 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेगेटिव प्रेरणा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट से। किसके द्वारा शिक्षक बालक के व्यवहार में परिवर्तन करता है? किसके द्वारा जो टीचर है वो स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसके बिहेवियर में चेंज करता है? तो क्या पुनर्बलन द्वारा करता है, प्रशंसा द्वारा, दोनों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर सभी लोग, मैं आशा करती हूँ सभी लोग सही देंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पुनर्बलन के द्वारा भी वो बिहेवियर में चेंज कर पाता है और प्रशंसा के द्वारा भी। ठीक है, आगे बढ़े। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालकों में अनुशासन की भावना किसको ग्रहण करने से विकसित होती है? बालकों में अनुशासन की भावना किसको ग्रहण करने से विकसित होती है? ऑप्शन ए आदर्शों को ग्रहण करने से होती है, महापुरुषों की बातों को ग्रहण करने से, या उत्तम गुणों को ग्रहण करने से। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए। 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी डी। ठीक है, सारे होंगे इसके अंदर। आगे बढ़े। 57 नंबर क्वेश्चन। बहुत लोग हो सकता है चिढ़ जाएं क्योंकि क्लास काफ़ी फास्ट है, मैं फास्ट से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। किसी को समझ नहीं आ रहा है, अगर समझ नहीं आ रहे ना तो आप लोग बाद में ना ऑफलाइन, जब ये अभी तो चल रही है क्लास, उसके बाद एक बार फिर क्लास को रिवाइज कर दीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कवर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा बालकों में रिक्त स्थान उत्पन्न करने की कला है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प क्या होगा? थॉमसन के अकॉर्डिंग प्रेरणा बालकों में खाली स्थान उत्पन्न करने की कला है, तो इसके अंदर क्या फिल करेंगे हम लोग? ज्ञान को फिल करेंगे, रुचि को फिल करेंगे, आदर्श को फिल करेंगे, या सारों को फिल करेंगे? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रुचि। ठीक है, रुचि इज द करेक्ट आंसर। थॉमसन के अनुसार प्रेरणा बालकों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। आगे बढ़े। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी खाली स्थान होती है, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प क्या होगा? लगन होगा, इच्छा होगा, आवश्यकता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 58 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि सिंपल सी बात है, सब लोग करेक्ट आंसर देंगे आशा करती हूँ। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देता है जिसे उसके करने की जायज़ सी बात है, वो उसकी इच्छा होगी तभी तो वो करेगा ना काम। तो 58 का बी ऑप्शन को हम करेंगे लॉक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रेरणा विधि के रूप में है प्रतिद्वंद्वात्मक सामूहिक कार्य, प्रशंसा, उपरोक्त क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। 60 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। इंद्रियों के अनुभव द्वारा हम वस्तुओं के बारे में कैसे बता सकते हैं? इंद्रियों के अनुभव के द्वारा हम वस्तुओं के बारे में कैसे बता सकते हैं? उन्हें देख के, सूंघ के, या छूकर, या सभी क्रियाओं के द्वारा? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमारी इंद्रियां चखकर, सूंघकर और छूकर, इन तीनों से बता सकती है वस्तुओं के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े। 61 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 61 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है, यह कथन किस प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट का है? किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना, ये कथन किस प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट का है? स्किनर ने बोला था, ये गिलफोर्ड ने, या राइबर ने, या हेबर ने? किसने बोला था? फटाफट से कमेंट कीजिए सही आंसर। हाँ जी, करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। 61 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड। जो लोग गिलफोर्ड आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे।
62 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता होती है। स्थायी स्मृति की बातों की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती है। ऑप्शन बी, स्थायी स्मृति की बातें समय के साथ धुंधली हो जाती है। स्थायी स्मृति की बातें याद करने पर याद आ जाती है। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से दीजिए। सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से क्लास को देख रहे हैं और एंड तक देखिएगा, बीच में क्लास को छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है स्थायी मेमोरी है, परमानेंट ये मेमोरी है, तो सिंपल सी बात है, स्थायी स्मृति की बातें हमेशा याद रहती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद आगे बढ़े, सक्रिय स्मृति की क्या विशेषता होती है? सक्रिय स्मृति की क्या विशेषता होती है? ऑप्शन ए, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है, हमेशा याद रहती है, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। ये दोनों सेम है और कोई नहीं। 63 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। सॉरी, ये सेम नहीं है, इसके अंदर नोट लगा हुआ है, इसके अंदर सिंपल है। ठीक है, प्रयास करने पर पुनः याद नहीं आती, हमेशा याद रहती है, प्रयास करने पर पुनः याद आ जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, फटाफट से जवाब दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? वाह जी, सब लोग बड़े इंटेलिजेंट हो, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। 63 का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी को करेंगे हम लोग। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 में दिया गया है, किसी एक प्रकार का विचार की याद आने पर दूसरे विचार की याद स्वतः ही आ जाती है, ये किसके कारण होता है? किसी एक प्रकार का विचार की याद आने पर दूसरे विचार की याद खुद ब खुद आ जाती है, ये किसके कारण होता है? मस्तिष्क की क्रियाशीलता के द्वारा होता है, ये तेज स्मृति, विचार साहचर्य या उपरोक्त सभी के द्वारा? फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से देख रही हूँ कौन कौन जवाब दे रहे हैं। 64 क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग जैसे कि मैं बता रही हूँ, सभी लोग इंटेलिजेंट है, अच्छा ही आंसर दे रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जो जो लोग सी आंसर कमेंट कर रहे हैं और सी आंसर को दे रहे हैं, उन सभी का सही होगा। आगे बढ़े। 65 नंबर क्वेश्चन है, मनोभाव के नियम का उदाहरण है। मनोभाव के नियम का उदाहरण क्या है? दुखी एवं हीन व्यक्ति हमेशा दुखों का ही स्मरण करता है, कामी व्यक्ति हमेशा कामुक बातों का स्मरण करता है, प्रफुल्लित व्यक्ति हमेशा अच्छी बातों का स्मरण करता है। उपरोक्त सभी। 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट से। हाँ, सबका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़े, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, खंड विधि किनके लिए उपयोगी है? जो खंड विधि है वो किसके लिए उपयोगी है, ये बताना है। कम बुद्धि वाले बच्चों के लिए है, उम्र में छोटे बच्चों के लिए, साधारण बालकों के लिए या सभी प्रकार के बालकों के लिए है? 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से दीजिए आंसर। तो ये जो खंड विधि है ना, ये कम बुद्धि वाले बालकों के लिए भी है, उम्र के छोटे बालकों के लिए भी है, जो नॉर्मल जो सामान्य बच्चे हैं, जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को करेंगे लॉक और आगे बढ़े। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई बालक मन ही मन याद करता है, यह कौन सी विधि कहलाती है? जैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या लगभग सभी लोग मन मन में याद करते हैं, जैसे बुक रख लेते हैं आगे और बोलते नहीं, उनके होंठ नहीं हिलते हैं, वो मन ही मन कुछ चीज़ों को याद करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं जो जोर जोर से मेरी तरह पढ़ के जोर जोर से याद करते हैं। तो ये जो मन मन में बच्चे याद करते हैं, ये एक विधि है, और ये विधि क्या कहलाती है? सक्रिय विधि कहलाती है, निष्क्रिय विधि, आगमन विधि या आत्ममनन विधि क्या कहलाती है? 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 67 का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, 68 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं हम लोग। 68 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर दीजिए सब लोग। 68 नंबर क्वेश्चन, नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालता है। नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। ये कथन किस महान साइकोलॉजिस्ट का है?
वाह जी, अच्छी बात कही है कि नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है, और पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है। ये जो कथन है ये किस साइकोलॉजिस्ट का कथन है? फ्रोबेल का है, फ्राइड का है, वुडवर्थ का है या गिलफोर्ड का है? फटाफट से सही आंसर आने चाहिए सबके। सही आंसर कमेंट कीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सब लोगों का सही आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर। सी को करेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आशा करती हूँ सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। वैसे तो बहुत फास्ट पढ़ रही हूँ मैं, हो सकता है ना समझ आए, लेकिन अगर एक आप लोगों को मेरी समझाई हुई चीज़ें याद नहीं हो रही है, कवर नहीं हो रही है, तो आप लोग क्लास को एक बार अगेन देखिएगा, फिर आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सब चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है CL हेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। ये तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। जिन्होंने कल की क्लास देखी थी ना 50 क्वेश्चन वाली, वो लोग इस जो क्वेश्चन है 69 इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट दीजिए आंसर। हाँ जी, सब लोगों का सही आना चाहिए जिन्होंने कल की क्लास देखी है। और अगर जिन्होंने कल की क्लास देखी है फिर भी वो गलत कर रहे हैं तो भैया क्या कहें फिर। 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पुनर्बलन का या क्षेत्र सिद्धांत। तीनों में से बता दो। काफ़ी भाई बहन सही आंसर करेक्ट दे रहे हैं मुझे, और काफ़ी है जिनके गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। CL हेल द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसका नाम है पुनर्बलन सिद्धांत। क्या नाम है उसका? पुनर्बलन सिद्धांत। तो ऑप्शन बी है उसको करेंगे हम लोग और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। 69 नंबर क्वेश्चन का बी लॉक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय किसके? इसमें अभ्यास द्वारा विद्यार्थी को किसी भी कार्य में कुशल बनाया जा सकता है। इसके द्वारा गलतियों और भूलों का निराकरण किया जा सकता है। इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। विज्ञान व गणित विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से जवाब दीजिए। SR जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है थ्योरी की शिक्षा में निम्नलिखित उपयोगिता है सिवाय किसके? सिवाय इसके कि इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। ये इसमें नहीं होता। ठीक है, ऐसा रूल इसके अंदर नहीं होता, तो ये है गलत। ठीक है, फिर बढ़े आगे। तो जो 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये जवाब है हमारा। इसके द्वारा मनोवृत्तियों का विकास किया जा सकता है, इसके सिवाय ये सारी चीज़ें होती है SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन तथा गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन देने की व्यवस्था किस सिद्धांत में है? कौन से सिद्धांत के अंदर सकारात्मक पुनर्बलन अच्छे कार्य के लिए और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन देने की जो व्यवस्था है ये की गई है? कौन सा सिद्धांत है वो ऐसा? क्या वो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, या पुनर्बलन सिद्धांत है? फटाफट से जवाब दीजिए। सब लोग आशा करती हूँ सही जवाब देंगे। सभी के करेक्ट आंसर आने चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन देने की व्यवस्था की गई है। कौन से सिद्धांत के अंदर की गई है? ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। फिर आगे बढ़े 72 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। शिक्षक को हमेशा विषय वस्तु तथा अधिगम क्रियाओं को दोहराना चाहिए ताकि बालकों की आदतों को बेहतर बनाया जा सके। ये वाक्य किस सिद्धांत पर आधारित है? कि एक टीचर को हमेशा विषय वस्तु और अधिगम क्रियाओं को रिपीट करना चाहिए, दोहराना चाहिए ताकि बच्चों की आदतों को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ये जो कथन है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उस सिद्धांत का नाम बताना है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से दीजिए। तो ये बात प्रबलन सिद्धांत के अंदर भी है, विधिक सिद्धांत के अंदर भी है और रीइंफोर्समेंट सिद्धांत पर भी है।
तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट, और डी को लॉक करते हुए बढ़ेंगे आगे। 73 नंबर क्वेश्चन पर आइए, गौर कीजिए। जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो देखो भाई, बहुत साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, अपन लोग साइको पढ़ने लग जाए ना तो भैया क्या बताएं, बहुत वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं, अलग अलग उनके भाग बनाए हैं, और उनके भी अलग अलग भाग बनाए हैं। तो साइको एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिस इंसान को अच्छे से एक बार में समझ आ जाए ना तो वो फिर कभी भूलता नहीं है, और जिसको मेरी तरह समझ ना आए फिर उसकी तो नैया पार होनी है। ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो पढ़ते हैं अपन लोग। जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेरोम एस ब्रूनर ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है स्थानापन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी दशा का सिद्धांत, ऑप्शन डी उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देख रही हूं, कौन कौन दे रहा है सही? 73 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही, सबका सही है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को करेंगे लॉक। अन्वेषण का सिद्धांत है, ये दिया था इन्होंने जेरोम एस ब्रूनर ने। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। एडवर्ड टॉलमैन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? एडवर्ड टॉलमैन ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत है जो प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में दिया गया है स्थानापन्नता का सिद्धांत, दशा का सिद्धांत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत। क्या होगा जी इसका करेक्ट आंसर? फटाफट दीजिए, सब लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। वाह जी, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे सब लोग। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही समझदार बच्चे हैं सब लोग, सब लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, सब लोग करेक्ट दे रहे हैं। जो 74 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुछ लोगों की गलत हो रही है, कुछ के सही हो रहे हैं, कोई बात नहीं। जिनके गलत हो रहे हैं मायूस मत होइए, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ नया सीखिए, और आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो क्लास को दोबारा देख लीजिए, ये तो यूट्यूब पर परमानेंटली अपलोडेड वीडियो रहेगी, कभी भी देख सकते हो आप लोगों का जब मन करे। ठीक है, आगे बढ़े। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। एडविन गुथरी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली है भाई, हजार वैज्ञानिक हुए हैं, हजार क्या करोड़ों हो गए। उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है, अलग अलग उनके पार्ट्स बनाए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, और उन सिद्धांतों के अलग अलग भाग बनाए हैं, और उन भागों के भी अलग अलग उनको भी डिवाइड किया इन लोगों ने। ठीक है, तो बहुत ही प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए, एडविन गुथरी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है, एग्जाम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो हमें तो इन चीज़ों को कंठस्थ करना होगा। एडविन गुथरी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए देखिए स्थानापन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन बी अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन सी दशा का सिद्धांत, ऑप्शन डी उद्देश्यवाद का सिद्धांत। 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। सब लोग जवाब दे रहे हैं। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। ये तो हम सब लोगों को पता है कि एडविन गुथरी ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम है स्थानापन्नता का सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़े। 76 नंबर क्वेश्चन है, अशुबल ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अशुबल हुए हैं, उन्होंने कौन सा अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अब जी बताइए, अन्वेषण का सिद्धांत था, दशा का, या उद्देश्यवाद का, या शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत? 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है, ये अशुबल ने प्रस्तुत किया था। ठीक है,
सबको बता दूं, पहले एक क्लास है वो हर रोज़ सुबह 8:30 को स्टार्ट होती है, ठीक है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, सब लोग आइएगा, क्योंकि क्लास बहुत ही बेहतरीन होती है। क्लास बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और वो आप लोगों के समकक्ष रखती हूँ, और ऐसे नहीं है कि जो मिला वो आपके सामने रख दिया जो आपके काम का भी नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लास में अच्छे क्वेश्चन ही ऐड करती हूँ, मेरी तरफ से जितना बनता है मैं करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों से जितना बने आप लोग शेयर कीजिए क्लास को। हाँ जी, चलिए आगे बढ़े। 77 नंबर क्वेश्चन है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? हैगर्टी ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए फटाफट से। अन्वेषण का सिद्धांत, दर्शा का, या अनुकरण द्वारा, या उद्देश्यवाद का? कौन सा करेक्ट होगा? 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? हैगर्टी ने, जी ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को करेंगे लोग। अनुकरण द्वारा अधिगम का जो सिद्धांत है ये हैगर्टी ने अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। इनका सिद्धांत कौन सा है? अनुकरण द्वारा अधिगम। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले प्रसिद्ध मनोविज्ञानी लेविन किस देश के थे? अब इन्होंने पूछ लिया ये जो थे ये किस देश के थे भैया। तो ये जो क्षेत्र सिद्धांत, अभी एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है, अपन लोग दिमाग नहीं लगाते। कई बार ऐसे होता है एक क्वेश्चन के अंदर हमें 4 आंसर मिल जाते हैं और एक आंसर के अंदर हम लोगों को 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस पर गौर कीजिए। क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले, यानी एक तो ये हो गया कि ये जो क्षेत्र सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था किसने? किसने किया था? कुर्ट लेविन ने। किसने किया था? कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। और दूसरा, अब ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है कि ये इन्होंने ये प्रतिपादित तो किया था क्षेत्र सिद्धांत, लेकिन ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, ये बताना है हमें। 78 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए होगा जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे ये कुर्ट लेविन? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई ये जो कुर्ट लेविन थे ना ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। आगे बढ़े। 69 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें पढ़ना है। सुकरात कौन थे? सुकरात थे वो क्या थे? कौन थे नहीं पूछा, क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे वो, या दार्शनिक थे, चिकित्सक थे, या उपरोक्त सभी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जो सुकरात थे ना 79 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। वो दार्शनिक थे, वो फिलोसोफर थे, ठीक है। फिर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ पहुंचे हैं और बहुत ही नज़दीक हैं हमारी मंजिल के। जो आज हमारा टारगेट था 100 क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? अब पूछ लिया, सुकरात थे वो फिलोसोफर थे, लेकिन इन्होंने जो अध्ययन पद्धति जो प्रतिपादित करी उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए में दे दिया विचारात्मक पद्धति, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी रसात्मक, और ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट आनी चाहिए, फटाफट से कमेंट कीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सुकरात ने जो प्रस्तुत की उसे कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, ठीक है। इन्होंने जो अध्ययन की पद्धति प्रस्तुत की, सुकरात ने, जो एक फिलोसोफर थे, उसका नाम क्या है? द्वंद्वात्मक, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पर आप पहुंचे हैं। बदाइमर, कॉलर और कोफा किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये तीनों किस देश के थे? अब पूछ ले, बताओ बदाइमर का जो जन्म स्थान, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, कॉलर कहाँ के रहने वाले थे, और कोफा कहाँ के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन बना दिया तीनों को मिला के कि बता दीजिए तीनों ही कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, बताइए। 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट आने चाहिए। ब्रिटेन के थे, रूस के थे, जर्मनी के ये थे, या अमेरिका के थे?
क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए आपके ख्याल से इसका करेक्ट आंसर? 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो ये जो वदाइमर, कोहलर और कोफा ये तीनों ही थे, ये जर्मनी के थे। ठीक है, आगे बढ़े। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन देख, शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया था? शाही के धब्बों वाला परीक्षण था, ये किसने किया? सुकरात ने, हरमन रोसा ने, किलपैट्रिक ने, वुड ने। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया था? शाही के धब्बों वाला परीक्षण किया था हरमन रोशा ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हरमन रोशा हुए थे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शाही के धब्बों वाला परीक्षण किया था। ठीक है, आगे बढ़े। शाही के धब्बों वाला ये जो परीक्षण है, प्रक्षेपण विधि का निर्माण हरमन रोस द्वारा किया गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। लेकिन ये किया कब? अब पूछ लिया भाई बताओ उन्होंने कौन से सन के अंदर किया ये धब्बों वाला परीक्षण? 1920 में था, 27 में या 21 में? फटाफट से जवाब आने चाहिए सब लोगों के। 83 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई 1921 के अंदर किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शाही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया? तो हरमन रोशन ने किया। और कब किया? 1921 के अंदर। ठीक है, अब फिर ये धब्बा आ गया कि शाही के धब्बों वाला परीक्षण जो प्रक्षेपण विधि के नाम से भी जाना जाता है, निर्माण करने वाला मनोवैज्ञानिक हरमन रोसा किस देश का था? लो जी बताओ अभी कि ये जो हरमन रोसा ने शाही के धब्बे वाला परीक्षण किया, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने कि कब किया, 1921 के अंदर। लेकिन अब ये रहने कहाँ के वाले थे बताइए मनोवैज्ञानिक, ये कहाँ के थे? तो ऑप्शन ए में दे दिया स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। कहाँ के रहने वाले थे फटाफट से बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ये हरमन रोशा। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए। बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले विचार रखने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन ए मेरिल, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी मैस्लो, ऑप्शन डी जॉन ड्यूवी। 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मन। 85 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टर्मन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 86। बुद्धि लब्धि किसके समान होती है? बुद्धि लब्धि किसके समान होती है? ऑप्शन ए मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 मानसिक आयु माइनस वास्तविक आयु इंटू 100 मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी को करेंगे लॉग। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? मेस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। मेस्लो के अनुसार जो प्रेरक है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, भूख प्यास और निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है? भूख प्यास और निद्रा किस प्रकार के प्रेरक है? 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसके जो भूख प्यास और निद्रा है ये किस प्रकार के प्रेरक है, हमें आंसर देना है। तो ये जन्मजात प्रेरक भी है और प्राथमिक प्रेरक भी है। ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे इसके। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक प्रेरक नहीं है, इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रेरक नहीं है? 89 में क्या होगा? भूख है, प्यास है और निद्रा भी है लेकिन रुचि नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रुचि प्रेरक नहीं है। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन पर आप पहुंचे हैं। अर्जित प्रेरक नहीं है। अर्जित प्रेरक कौन सा नहीं है? सामूहिकता की भावना, रुचि, आदत, भूख। ऑप्शन जो 90 नंबर क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो भूख है ये अर्जित प्रेरक नहीं है। भूख है वो अर्जित प्रेरक नहीं है। याद रखने लायक क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं फास्ट पढ़ रही हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल प्रकार के बेसिक से क्वेश्चन है। प्रेरकों का प्रकार कौन सा नहीं है? प्रेरकों का प्रकार है इनमें से कौन सा नहीं है? प्राथमिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक या कोई भी नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्राथमिक प्रेरक भी एक प्रकार है प्रेरक का, अर्जित है भी है, जन्मजात भी है, लेकिन ये है वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही सही है। और 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। जीवन का लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये अर्जित प्रेरक है। ठीक है, ध्यान में रखने लायक क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जीवन का लक्ष्य है किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये अर्जित प्रेरक है। ठीक है,
93 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी अर्जित प्रेरक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 93 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। व्यक्तिगत रुचि किस प्रकार का प्रेरक है? तो आप सभी को पता है ये एक अर्जित प्रेरक है। व्यक्तिगत, उसकी रुचि उसको अर्जित होती है, ठीक है, ये एक अर्जित प्रेरक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था इन्होंने, और वो साइकोलॉजिस्ट है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है बता दीजिए फटाफट से आप लोग। 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? वदाइमर थे, जेम्स ट्रेवर, रूसो, प्लेटो। हाँ जी, फटाफट सब लोग आंसर दीजिए फटाफट से। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेटो हुए हैं, इन्होंने शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, ठीक है। 95 पर आ चुके हैं हम। विज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये किसका कथन है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? मैकडूगल के द्वारा, हर्मन रोशर, सुकरात या किलपैट्रिक। विज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है, ये किसका कथन है? 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, सबका सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मैकडूगल थे जिन्होंने ये कथन कहा था, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र शिक्षा का सबसे बड़ा विख्याता किसे माना जाता है? अब बहुत ही मोस्ट जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जनतंत्र शिक्षा का सबसे बड़ा विख्याता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी हर्मन रोशर, ऑप्शन सी जॉन डीवी, ऑप्शन डी सुकरात। 96 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो जॉन डीवी है, कौन? जॉन डीवी है, इन्हें सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्र शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। 97 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फटाफट से बताइए। तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है, इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पहले बोलते थे कि ये जो वर्तमान जो मनोविज्ञान है, ये मन का विज्ञान है, लेकिन फिलहाल बोलते हैं ये व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है इनमें से? एक तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी वितत्व सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? त्रिआयामी, एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व, कौन सा? 98 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिआयामी। गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधित सिद्धांत है, ये त्रिआयामी सिद्धांत है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या होता है? लैटिन का जो शब्द है साइको, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मन होता है, चेतना होता है, आत्मा या व्यवहार। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतना, ठीक है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। बी को करेंगे लॉक, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। लास्ट और फाइनल हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, ये है क्या है? ये शून्य स्थानांतरण है, लंबवत स्थानांतरण है, ऋणात्मक स्थानांतरण है या धनात्मक स्थानांतरण है? साइकिल चलाना आप लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में बोल देते हैं, जैसे किसी बच्चे ने साइकिल चलानी सीख ली कि हाँ बेटा तूने तो साइकिल चलानी सीख ली, अब स्कूटर तो क्या है, तेरे आगे तो कुछ भी नहीं। तो भाई साइकिल सीख ली है और स्कूटर चलाना वो जल्दी सीख जाएगा, उनका कहने का मतलब ये होता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? शून्य स्थानांतरण है, या लंबवत है, ऋणात्मक है या धनात्मक? तो जी ये दिमाग में रखने लायक है कि ये धनात्मक स्थानांतरण है, ठीक है। ये थी आज की हमारी 50 क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की क्लास। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? आशा करती हूँ सब लोगों को पसंद आई होगी। और सब लोग क्लास को जब 8:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है मॉर्निंग के अंदर, तो सब लोग आइएगा, सब लोग लाइव आ जाया करो, क्योंकि क्लास में ऐसे क्वेश्चन नहीं होते जो आपको बहुत ही बोरिंग लगे, या ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं क्लास के अंदर। डेली 8:30 पर क्लास होती है, सब लोग आने की कोशिश करिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोग सपोर्ट करोगे, मेरा हौसला बनाए रखोगे, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैं क्लास लेते आऊँगी और ऐसे ही क्लास आप लोगों के समकक्ष रखूँगी। और
मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं और सब लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से क्लास अटेंड करते हैं। तो सब लोग क्लास को लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी। और क्लास को, ये तो आप सभी को पता है हमारा रूल और नियम क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। डेली क्लास का टाइम मैंने दे दिया है, 8:30 पर डेली क्लास होती है। सब लोग शेयर करके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।